दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का पार्ट नंबर 10 मेवाड़ का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे रायमल, उदा और महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा उदा उदा या उदयकरण शासनकाल होता है 1468 ईस्वी से 1473 ईस्वी। 71 से 73 के मध्य इनके बीच युद्ध चलता रहता है। तो 71 से 73 के मध्य ही इसका शासनकाल, उदयकरण का शासनकाल भी रहता है, रायमल का शासनकाल भी रहता है। 1468 से लेकर 1473 ईस्वी तक। महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में उदा हत्या कर देता है। जब वो विश्राम कर रहे होते हैं कटारगढ़ में, तब उदय उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, जिससे मेवाड़ के जो सामंत है वो नाराज हो गए। मेवाड़ के सामंतों ने क्या किया, सामंतों ने इनके भाई रायमल को उदा के स्थान पर सिंहासन पर बिठा दिया। इन्होंने मेवाड़ के सामंतों ने उदा की जगह किसको राजा बना दिया, रायमल को राजा बना दिया। कब बनाया, 1473 ईस्वी में। अब क्या होता है, उदा यहां से चला जाता है और उसके बाद पुनः उदा क्या करता है, इस पर आक्रमण करता है, रायमल पर। उदा रायमल पर आक्रमण करने आता है। वो कहते हैं ना कि बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जब उदा रायमल पर आक्रमण करने आता है, तब आकाशीय बिजली पड़ने के कारण पिता हंता उदा की मृत्यु हो जाती है। उदा के शासनकाल में ज्यादा कुछ नहीं है। उदा का क्या रोल है, बस ये क्या करता है, इससे जो मेवाड़ के सामंत है वो परेशान हो जाते हैं और इसको हटा करके रायमल को सिंहासन पर बैठा देते हैं। ये क्या करता है, रायमल पर आक्रमण करने आता है, तभी आकाशीय बिजली गिरती है और ये इसकी मृत्यु हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पढ़ेंगे महाराणा रायमल। महाराणा रायमल का शासन काल है 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। और देखिए, महाराणा रायमल के शासन काल में कोई खास महत्व नहीं है, बस इनके 4 पुत्र थे। इनके 4 पुत्र व एक पुत्री थी। प्रथम पुत्र का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जयसिंह, जयदेव और संग्राम सिंह, ये तो इनके पुत्र थे। और आनंदी बाई, ये इनकी बहन थी, आनंदी बाई। आनंदी बाई का विवाह
सिरोही के देवड़ा चौहान जगमाल सिंह के साथ होता है, जगमाल के साथ होता है। अब देखिए, पहले हम पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करें तो पृथ्वीराज सिसोदिया, देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये पृथ्वीराज सिसोदिया तेज धावक थे, अतः इन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा गया। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया को ही उड़ना राजकुमार कहते हैं, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया को ही उड़ना राजकुमार कहते हैं। आनंदीबाई का विवाह सिरोही के देवड़ा चौहान जगमाल सिंह के साथ होता है। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, आगे बताएंगे। देखिए, पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह किसके साथ होता है, ताराबाई के साथ होता है। जो पृथ्वीराज से, ये ताराबाई जो है वो पृथ्वीराज से नाराज होकर, रूठ कर यशोदा पट देव की शिवालय, पृथ्वीराज सिसोदिया की वाइफ ताराबाई इनसे नाराज हो जाती है और यशोदा देव की पट शिवालय में आ जाती है और वहीं रहती है। इसी के कारण उसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं। यशोदा देव की पट शिवालय, अतः इस शिवालय को रूठी रानी का महल, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। रूठी महारानी का महल, शिवदेव यशोदा देव की पट शिवालय को ही रूठी रानी का महल कहते हैं। इसके बाद देखिए, पृथ्वीराज सिसोदिया अपने जीजा जगमाल सिंह, जो कि कहा है सिरोही के देवड़ा चौहान है, जगमाल सिंह के पास जाते हैं तो जगमाल सिंह इन्हें लड्डू में जहर दे देता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु बहनोई जगमाल सिंह के द्वारा जहर के लड्डू देने से। देखिए, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु कैसे हो जाती है, अपने बहनोई जगमाल सिंह के द्वारा जहर में लड्डू देने से हो जाती है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कटारगढ़ के पास कुंभलगढ़ में स्थित है।
देखिए क्या होता है, जब पृथ्वीराज सिसोदिया जिंदा रहते हैं तब पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष होता है। और इसमें कहते हैं महाराणा सांगा की बाईं आंख फूट जाती है। इसमें महाराणा सांगा की बाईं आंख फूट जाती है और इसी के कारण महाराणा सांगा यहां से भाग करके अजमेर के जंगलों में रहते हैं। राणा सांगा बचपन में पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से अजमेर के जंगलों में रहते हैं। यहां इन्हें अजमेर के करमचंद पवार और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया के आश्रयदाता कौन है, सॉरी राणा सांगा के आश्रयदाता कौन है। इसीलिए करमचंद पवार को सांगा का आश्रयदाता कहा गया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सांगा का आश्रयदाता कौन है, करमचंद पवार। अजमेर के करमचंद पवार राणा सांगा को आश्रय देते हैं। कब देते हैं, जब ये पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से भागकर जंगलों में रहता है, तब जंगलों में करमचंद पवार इनको आश्रय देते हैं। और जब राणा सांगा राजा बनेंगे तब सबसे पहले करमचंद पवार को रावल की उपाधि से देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराणा संग्राम सिंह, और इन्हें हम क्या कहते हैं, महाराणा सांगा भी कहते हैं। इनके शासनकाल की बात करें तो 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी का शासनकाल रहा है। देखिए इनके जन्म की बात करें, जन्म इनका 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में हुआ। इनका राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक 15 मई 1509 ईस्वी में हुआ। माता पिता की बात करें तो देखिए इनके माता का नाम था रतन कौरी, पिता का नाम था रायमल। इनका विवाह हाडा रानी कर्मावती से हुआ। और हाडा रानी कर्मावती का इतिहास में बहुत योगदान है। इसके बाद बात करें उपाधि की, तो इन्हें हिंदूपति भी कहा जाता है। हिंदूपति की उपाधि मिली हुई है। हिंदूपति की उपाधि क्यों मिली है, इसे एक तो प्रथम कहिए या एकमात्र कहिए, एकमात्र ऐसा हुआ कि सभी राजपूत राजाओं ने राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली और ये राणा सांगा जो है वो सभी राजाओं के राजा कहलाए। सभी राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे वो सभी किसके नीचे थे, संग्राम सिंह के साथ। और सभी एक बार संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ क्योंकि सभी राजपूत राजाओं ने किसका साथ दिया,
संग्राम सिंह का साथ दिया, इसलिए इन्हें हिंदूपति भी कहा गया है। सैनिक भग्नावशेष, सैनिक भग्नावशेष किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक भग्नावशेष कहा। क्यों कहा? क्योंकि राणा संग्राम सिंह के शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव के कारण इन्हें सैनिक भग्नावशेष कहा। इसके अलावा इन्हें सैनिक भगन अंश भी कहते हैं और इन्हें खंडित सैनिक भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम राजा बनते ही क्या किया? इनके आश्रयदाता कौन थे? करमचंद पवार, अजमेर के करमचंद पवार। तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? करमचंद पवार को रावल की उपाधि दी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा के शरीर पर अस्सी घाव थे, अतः कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे ही हम अपनी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। राणा सांगा के नेतृत्व में, अभी मैंने बताया, इनके नेतृत्व में प्रथम व एकमात्र, आप इसे प्रथम भी कह लीजिए व एकमात्र भी कह लीजिए, राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। जिसमें सभी राजाओं ने राजस्थान के राजाओं ने सांगा की अधीनता स्वीकार की। इसलिए सांगा राजाओं का राजा कहलाया। इसीलिए इन्हें हिंदूपति भी कहा जाता है। देखिए, राणा सांगा के नेतृत्व में एकमात्र ऐसा हुआ कि राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। राजस्थान के सभी राजाएं क्या हुए? एकजुट हो गए और क्या हुआ? राजस्थान के सभी राजाओं ने राणा सांगा की अधीनता स्वीकार की, इसलिए राजाओं का राजा कहलाया और इसीलिए इन्हें हिंदूपति कहा जाता है। और इन्होंने सभी राजाओं को साथ लेकर के युद्ध लड़ा था बाबर के खिलाफ। ठीक है, खानवा का युद्ध आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान। महाराणा सांगा के
प्रमुख सैनिक अभियान। महाराणा सांगा ने के जो सैनिक अभियान थे उनमें से जो प्रमुख सैनिक अभियान है वो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध ये महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी जो कि कहां के शासक थे, दिल्ली के शासक के मध्य हुआ। जिसमें विजय महाराणा सांगा की हुई। इसके बाद आता है बाड़ी का युद्ध। इसकी डेट की बात करें तो ये 1517 ईस्वी में हुआ और इसकी डेट की बात करें तो ये 1518 ईस्वी में हुआ। ये राणा सांगा वर्सेज, देखिए इब्राहिम लोदी के दो सेनापति थे। सेनापति थे मियां हुसैन और मियां माखन खां। ये दोनों जो थे वो इब्राहिम के सेनापति थे। इब्राहिम के सेनापति और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है और इसमें भी विजय किसको मिलती है, राणा सांगा को मिलती है। देखिए सर्वप्रथम दिल्ली का शासक होता है इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी के साथ किसका युद्ध होता है, राणा सांगा का युद्ध होता है। राणा सांगा ही विजयी होता है। इसके बाद थर्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड है बाड़ी का युद्ध और इसकी डेट की बात करें तो ये 1519 ईस्वी में होता है और यह किसके बीच होता है, राणा सांगा वर्सेस, देखिए महाराणा कुंभा का युद्ध होता है मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम के साथ और यह युद्ध राणा सांगा का युद्ध होगा मालवा शासक महमूद खिलजी द्वितीय के साथ। राणा कुंभा के समय महमूद खिलजी प्रथम होते हैं, कहां के, मालवा के शासक। मालवा शासक और राणा सांगा के समय होते हैं महमूद खिलजी द्वितीय और इनका होता है महमूद खिलजी द्वितीय के साथ और यहां पर भी विजय किसको मिलती है, राणा सांगा को मिलती है। इसके बाद फोर्थ अपना आता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, सांगा सेना वर्सेस बाबर सेना। देखिए बयाना के युद्ध के समय क्या हो जाता है, बाबर आ जाते हैं और बाबर आने के बाद क्या होता है कि बयाना भरतपुर जो कि मेवाड़ की और उस समय मेवाड़ और दिल्ली के जो बॉर्डर था वहां पे ये बयाना की चौकी होती है और यहाँ राणा की सेना कुछ होती है और इधर से बाबर की सेना आ जाती है और इन सेना के बीच में ये युद्ध होता है और इसमें जो विजय है वो सांगा की होती है और यह सिर्फ सांगा के बीच में होता है। और ये जो स्थान है बयाना जो है ये कहां पे है, भरतपुर में। देखिए
इसकी अगर हम डेट की बात करें तो 16 फरवरी 1527 ईस्वी बयाना भरतपुर का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर की सेना के बीच। राणा सांगा की भी सेना थी, बाबर की भी सेना थी, और इस सेना की छोटी सी टुकड़ी का एक चौकी को लेकर, बयाना की चौकी को लेकर युद्ध होता है। ये दिल्ली सल्तनत है, ये मेवाड़ सल्तनत है, और इन दोनों के एक चौकी को लेकर छोटी सी सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा विजय हो जाते हैं। और ये बयाना जो है वो भरतपुर में है। इसके बाद सबसे मुख्य और सबसे प्रमुख सैनिक अभियान आता है, जो हम इससे आगे पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा भरतपुर का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। देखिए, उस युद्ध के बाद ही ये युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की बात करें तो किस किस के बीच में होता है? राणा सांगा, और राणा सांगा के साथ उस समय संपूर्ण राजपूताना ताकत थी, यानी जितने भी राजपूत राजा थे वो सभी राणा सांगा के साथ थे, वसेज बाबर। जिसमें विजय जो है वो बाबर की होती है। खानवा भरतपुर है कहां पे? खानवा का मैदान गंभीरी नदी के किनारे रूपवास तहसील भरतपुर में है। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी इस युद्ध को। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध की, कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम का युद्ध है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद, और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, की संज्ञा दी है। बाबर ने इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। तो बाबर के दो तोपची थे, रूमी खां व मुस्तफा। रूमी खां और मुस्तफा खां, ये दो बाबर के तोपची थे। और राणा सांगा के हारने का कारण यही था, एक तो ये जिहाद का नारा देना, जिहाद के नारा, और दूसरा ये तोपची हो गए। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अब इसकी बात करें कि राणा सांगा के जो सेनापति थे, मुख्य सेनापति, वो अलवर के हसन खां मेवाती थे। हसन खां मेवाती जो कि अलवर के थे, ये राणा के मुख्य सेनापति थे। बाबर के जो तोपची थे वो रूमी खां व मुस्तफा खां थे। राणा सांगा ने इस युद्ध में, देखिए, पार्टी परवण की प्रथा, की ये क्वेश्चन आ चुका है। किसकी प्रथा की? पार्टी परवन की प्रथा। पार्टी परवन की प्रथा होती क्या है? देखिए एक बार,
महाराणा सांगा ने एक प्रथा की, पाती परवन की प्रथा। पाती परवन की प्रथा क्या होती है कि इस प्रथा के अंतर्गत ये है ना, सभी राजपूत राजाओं को खत लिखकर युद्ध में साथ देने का निमंत्रण देते हैं। सभी राजपूत राजाओं को खत लिखकर युद्ध में साथ देने का निमंत्रण देते हैं। युद्ध में साथ देने का निमंत्रण देते हैं। इस प्रथा को क्या बोलते हैं? पाती परवन की प्रथा। देखिए, खानवा भरतपुर का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 ईस्वी में होता है। सांगा और बाबर के बीच होता है और इसमें बाबर जीत जाता है। ये जो मैदान है ये गंभीरी नदी के किनारे रूपवास तहसील भरतपुर में है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया और इसमें बाबर के तोपची रूमी खां और मुस्तफा खां थे। सांगा के मुख्य सेनापति थे अलवर के हसन खां मेवाती। राणा सांगा ने इस युद्ध में क्या किया? पाती परवन की प्रथा की। देखिए, इन्होंने क्या किया? जिहाद का नाम संज्ञा दी है और सांगा ने क्या किया? पाती परवन की प्रथा दी है, जिसमें सभी राजपूत राजाओं को खत लिख करके युद्ध के लिए आमंत्रित किया है कि युद्ध के लिए आइए और साथ दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराणा सांगा की हार का कारण। देखिए, महाराणा सांगा की हार का कारण क्या क्या है? महाराणा सांगा की हार का कारण है, एक तो है तोप का प्रयोग। बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। उस समय राजपूत राजाओं के पास तोप नहीं थी और बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। तीरंदाज थे बाबर के और बाबर ने तीरंदाज को ही जीत का श्रेय दिया है। इसके अलावा बात करें, तुलगमा पद्धति का प्रयोग हुआ था। तुलगमा पद्धति जो होती है वो किस प्रकार की पद्धति होती है? देखिए, जैसे कि यहाँ पे बैलगाड़ी लगा दी, बैलगाड़ी को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। ये जो बैलगाड़ी है वो इसको ऐसे दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। फिर यहाँ पे बाबर ने क्या कर दिया? तोप रख दी। फिर बाबर ने यहाँ पे क्या कर दिया? बैलगाड़ी लगा दी। फिर यहाँ पे क्या रख दिया? एक तोप लगा दी। फिर यहाँ पे बैलगाड़ी और यहाँ पे क्या कर दिया? तोप लगा दी। और इस तरफ ऐसे बाबर ने क्या कर दिया? तीरंदाज खड़े कर दिए। जैसे सेना आती, अगर इस तरफ आती सेना तो ये तीरंदाज यहां से तीर छोड़ते। फिर सेना इधर की तरफ भोगती, इधर जाती तो भी तीर छोड़ते। यहां से ऐसे तीर आते, तीरों की बारिश होती तो सेना आगे की तरफ बढ़ती। आगे की तरफ बढ़ती तो यहाँ तोप खड़ी थी, तोपों ने इनको क्या कर दिया? सबको मार गिराया। और इस तरह इनकी सेना का क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। और इस तरह राणा सांगा की सेना क्या हुई? हार गई। उसके बाद बात करें तो एक जिहाद का नारा देना। देखिए, तोप का प्रयोग, तीरंदाज, क्योंकि बाबर ने तीरंदाज को ही जीत का श्रेय दिया है। उसके बाद बात करें तो तुलगुमा पद्धति, और तुलगुमा पद्धति के बाद बात करें तो देखिए जिहाद का नारा। बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा। जिहाद का नारा उनको, जिहाद का नारा का मतलब होता है धर्म युद्ध, कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच एक युद्ध है, धर्म का युद्ध। जिहाद का नारा दिया था। और साथ ही राणा सांगा के साथ सहलर्दी तंवर, सहलर्दी तंवर ने क्या किया था? राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। तो सहलर्दी तंवर का विश्वासघात। यही 5 मुख्य कारण थे जिनके कारण राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा की हार का कारण, प्रथम कारण है तोप का प्रयोग।
बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। दूसरा है तीरंदाज, और बाबर ने तीरंदाज को जीत का श्रेय दिया। क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ते तोप के गोले आके गिरते उनके ऊपर, तोप से बचने के लिए इस तरफ जाते तो दोनों तरफ क्या था, तीरंदाज थे। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने पूरी सेना को तहस नहस कर दिया हुआ। उसके बाद हम बात करें तो देखिए जिहाद का नारा, जिहाद का नारा लगाया था बाबर ने, इस युद्ध को जिहाद बताया था। उसके बाद बात करें तो सहलर्दी तवर का विश्वासघात। सहलर्दी तवर जो था उसने क्या किया, राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया, राणा सांगा के साथ। उसके बाद बात करें हम तुलुगमा पद्धति। अभी जो आपको पद्धति बताई थी कि ऐसे तो बैलगाड़ी तोप, बैलगाड़ी तोप, बैलगाड़ी तोप, इस तरह के एक मजबूत दीवार का निर्माण कर लिया गया और दोनों तरफ से तीरंदाज खड़े कर दिए गए, जिससे क्या हुआ, बाबर की राणा संग्राम की सेना आगे से तो युद्ध होता है तो गोलों से मरती है, और इस तरफ जैसे ही जाती है तो इस तरफ तीरंदाज होते हैं। इस तरह राणा सांगा की सेना को इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। तो ये प्रमुख 5 रीजन जो आपको गिवन है ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम खानवा के युद्ध की बात कर रहे थे। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं। और राणा सांगा को घायल देख के मारवाड़ के मालदेव राणा सांगा को बचाकर बसवा, दोसा में जगह है बसवा, वहां ले जाकर इलाज करवाते हैं। और यहीं पर यानी कि बसवा दोसा में राणा सांगा की छतरी है, राणा सांगा का चबूतरा है, राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। जब मालदेव राणा सांगा को बचाकर बसवा ले जाते हैं तब ये झाला अज्जा देख लेते हैं, और झाला अज्जा क्या करते हैं, झाला अज्जा इस युद्ध में जैसे ही वो देख लेते हैं राणा सांगा चले गए, तो इस युद्ध में राणा सांगा का छत्र धारण कर लेते हैं। ये राणा सांगा का छत्र धारण करके उसकी जगह युद्ध करते हैं, राणा सांगा बनकर युद्ध करते हैं। तो क्या होता है, बाबर सेना झाला अज्जा को सांगा समझ मार देती है। इस युद्ध में जैसे ही राणा सांगा घायल हो जाते हैं, मालदेव उनको वहां से बचाकर बसवा ले जाते हैं। बसवा में वहां उनका इलाज होता है। झाला अज्जा क्या करते हैं, झाला अज्जा देख लेते हैं कि राणा सांगा घायल हो गए हैं,
तो वो उनका छत्र खुद धारण कर लेते हैं, ताकि क्या हो कि जो जितने भी सैनिक है उनका ध्यान सिर्फ उनकी तरफ हो, क्योंकि इतने बड़े युद्ध में सिर्फ उनको क्या छत्र से और उनके कपड़ों से ही पहचाना जाता था। तो ये क्या करते हैं, उनके छत्र को धारण कर लेते हैं, ताकि उनकी सेना जो होती है वो क्या करती है, झालाजा को राणा सांगा समझती है और उनके साथ युद्ध करती है, और कुछ समय बाद क्या कर देते हैं, वो झालाजा को इस युद्ध में मार देते हैं। अब देखिए, इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और तुजुक ए बाबरी, बाबर का एक ग्रंथ है तुजुक ए बाबरी में बाबर ने लिखा, बाबर ने इस युद्ध को अपने जीवन पर अमिट कलंक बताया। क्योंकि ये इतना घमासान युद्ध था, इसमें इतने लोगों की जान जाती है, इसके कारण बाबर ने इस युद्ध को अपने जीवन का अमिट कलंक बताया, ऐसा कलंक जो कभी नहीं मिटाया जा सकता। तो फिर अपने इस पाप को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, इनकी पत्नी राणा सांगा की पत्नी हाडा रानी को अपनी बेटी बनाया। अपने पाप को कम करने के लिए हाडा रानी कर्मावती, जो कि राणा सांगा की क्या है, पत्नी, को अपनी धर्म बेटी बनाया। देखिए यहां से ही आगे देखिए, यहाँ पे क्या किया, रानी कर्मावती को अपनी बेटी बनाया है, और इसीलिए आगे हाडा रानी कर्मावती अपने भाई हुमायूं को, क्योंकि अब इसको बेटी बनाया है तो हुमायूं का भाई हुआ, अपने भाई हुमायूं से सहायता मांगेगी जब बहादुर शाह का आक्रमण होगा मेवाड़ पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस युद्ध में बाबर ने तमगा कर हटा दिया था। तमगा कर क्या होता है, मुसलमानों पे कर लगता है, उसे क्या बोलते हैं, तमगा कर। तो मुसलमानों पर लगने वाला कर तमगा कर हटा दिया था। अब मेवाड़ी सेना की बात करें तो मेवाड़ी सेना किस प्रकार थी। देखिए मेवाड़ी सेना किस प्रकार थी, सबसे आगे थे हसन खां मेवाती, उसके बाद कुछ सेना थी, उसके बाद थे झल्लाजा, और उसके बाद सेना थी, और इनके साथ खड़े थे जैसे महारावल उदय सिंह, ये वागड़ क्षेत्र से आए थे, और जैसे पृथ्वीराज कछुआ, मेदिनी राय, रतन सिंह, और अपने जो मारवाड़ के एक भारमल थे, ये अपनी सेना लेकर खड़े हुए थे। इस प्रकार देखिए आगे मेवाड़ी सेना है, मेवाड़ी सेना में हसन खां मेवाती आगे खड़े होते हैं। उसके बाद जैसे
सेना रहती है। सेना के बाद झाला अज्जा इससे पीछे का कमान संभालते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी सेना और उनके साथ अपनी अपनी सेना लेकर, जैसे उदय सिंह की सेना, पृथ्वीराज कछुआ की सेना, मेदिनी राय की सेना, बहारमल की सेना और रतन सिंह की सेना, देवलिया के बाघ सिंह की सेना, मारवाड़ के मालदेव की सेना, वैसे इनके साथ अपनी अपनी सेना लेकर खड़े होते हैं। अब देखिए, और इस तरफ अगर बाबर की बात करें तो बाबर ने क्या किया था, यहां पे तोप लगा दी, उसके बाद यहां पे बैलगाड़ी लगा दी, फिर तोप लगा दी, फिर यहाँ पे बैलगाड़ी, यहाँ पे तोप, यहाँ पे बैलगाड़ी, इस तरह से। और इस तरफ ऐसे यहाँ पे तीरंदाज खड़े कर दिए। ऐसे उनके तीरंदाज खड़े थे और ऐसे उन्होंने तोपें और बैलगाड़ी लगा दी। ठीक है, ये तो थी बाबर की सेना। और ऐसे इस प्रकार थी मेवाड़ की सेना। मेवाड़ की सेना काफी विशाल थी बाबर की सेना के आगे, परंतु इनके पास तोपों और तीरों का जो प्रयोग हुआ था, इसके कारण बाबर को विजय प्राप्त हुई। और यह राजस्थान का प्रथम युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया। राजस्थान का प्रथम युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया, और इसी के कारण राजस्थान के सारे राजपूत की सेनाओं को ध्वस्त कर दिया बाबर ने। देख सकते हैं आप, खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करने वाले शासक खानवा के युद्ध में पाती परवन की प्रथा की थी राणा सांगा ने। यानी उस राणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को खत लिख करके इस युद्ध में साथ देने के लिए आमंत्रित किया था। तो इसमें साथ देने वाले राजा जो थे, जैसे मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के राजा उस समय थे राव गंगा सिंह। राव गंगा थे, तो इन्होंने अपने पुत्र युवराज मालदेव 4000 सेना के साथ भेजा। और इन्होंने ही, मालदेव ने ही क्या किया था, जब राणा सांगा को घायल देखा तो इन्होंने ही बसवा पहुंचाया था। उसके बाद बात करें आमेर से। आमेर में कछुआ राजवंश है, तो आमेर से आते हैं पृथ्वीराज कछुआ। अजमेर राणा सांगा के आश्रयदाता कौन है, करमचंद पवार, ये इनका साथ देने के लिए आते हैं। इधर से आते हैं भारमल। मेड़ता से रतन सिंह व विरमदेव मेड़ता।
वागड़ क्षेत्र में इन्हीं की शाखा है, देखिए इन्हीं के वंशज है, तो इन्हीं की शाखा है। वागड़ क्षेत्र में भी गुहिली शाखा है और वहां से आते हैं, लेकिन वो क्या लगाते हैं, महारावल की उपाधि धारण कर रखते हैं, इसलिए वहां से आते हैं महारावल उदय सिंह। और इनका साथ दे, और एक और होते हैं देवलिया, देवलिया से आते हैं बाघ सिंह, और यही बाघ सिंह देखना आगे भी आएंगे। चंदेरी से मेदेनी राय, नोट कर लीजिए। मारवाड़ से राव गंगा के पुत्र युवराज मालदेव जो कि 4000 सेना के साथ आते हैं। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, अजमेर से करमचंद पवार, ईडर से भारमल, मेड़ता से रतन सिंह विरमदेव, वागड़ से महारावल उदय सिंह, देवलिया से बाघ सिंह, चंदेरी से मेदिनी राय, ये सब राणा सांगा की सहायता के लिए आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस युद्ध के बाद राणा सांगा, इनके पास रणथंभौर का किला होता है। रणथंभौर का किला रानी हाडारानी कर्मावती व अपने पुत्र इनके 2 पुत्र होते हैं हाडारानी से, विक्रमादित्य व उदय सिंह को दे देते हैं। देखिए इनकी दूसरी पत्नी भी होती है जिनसे 2 पुत्र होते हैं, रतन सिंह और राजा भोज। राजा भोज वही जिनकी शादी मीराबाई से होती है, और उनके रतन सिंह से इनकी जान को खतरा होता है, इसलिए ये क्या करते हैं कि पारिवारिक क्लेश ना हो, इसके कारण ये क्या करते हैं, रणथंभौर का किला रानी हडारानी कर्मावती को और अपने दोनों पुत्रों को सौंप देते हैं, ताकि इनके बीच में कभी झगड़ा ना हो या रतन सिंह से इनकी जान को कोई खतरा ना रहे। इसके बाद क्या होता है कि जब 1528 ईस्वी की बात चल रही है, 1528 ईस्वी में ही अपना युद्ध चल रहा है, तो देखिए 1528 ईस्वी में एक युद्ध होता है चंदेरी नामक जगह पे, चंदेरी। और चंदेरी का शासक कौन था, मेदिनी राय। मेदिनी राय ने क्या किया था, महाराणा सांगा की सहायता की थी। अब 1528 ईस्वी में चंदेरी पर युद्ध करेगा बाबर, तो इसकी सहायता के लिए चंदेरी की सहायता, मेदिनी राय की सहायता के लिए चंदेरी के युद्ध में शामिल होने के लिए जाएंगे राणा सांगा। अब चूंकि राणा सांगा जाएंगे तो इससे पहले जो खानवा के युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मेवाड़ के काफी सैनिक मारे गए थे, और अभी इस स्थिति से उभर ही नहीं पाए थे कि चंदेरी के युद्ध के लिए राणा सांगा फिर से जाने लगते हैं। तो रास्ते में क्या करते हैं, इनके जो सैनिक है वो परेशान हो जाते हैं और राणा सांगा को क्या कर देते हैं, राणा सांगा को जहर दे देते हैं, जिनसे राणा सांगा की कालपी नामक स्थान, कालपी जो कि कहां पे है, एमपी में है, कालपी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। चंदेरी के बाबर से बदला लेने व मेदिनी राय की सहायता हेतु सांगा चंदेरी युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में होने वाला है, में भाग लेने हेतु मेवाड़ से रवाना होते हैं।
ये मेवाड़ से रवाना होते हैं। अब क्या होता है, रास्ते में कालपी नामक स्थान पर, कालपी नामक स्थान जो कि कहाँ पे है, ये एमपी में, नामक पर खाने में जहर दे देने से राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और ये जहर कौन देते हैं, सैनिकों द्वारा दिया जाता है, क्योंकि सैनिक परेशान हो जाते हैं। इससे पहले खानवा के युद्ध में बहुत क्षति हो जाती है और अब नया युद्ध करने के लिए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इनसे परेशान होकर राणा सांगा को ही जहर दे देते हैं। और इनका मांडलगढ़ भीलवाड़ा दाह संस्कार करते हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दाह संस्कार होता है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही, भीलवाड़ा में राणा सांगा की 32 खंभों की छतरी है। देखिए इनकी मृत्यु कब होती है, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है खाने में जहर देने के कारण। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका दाह संस्कार करते हैं और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की 32 खंभों की छतरी है। और यहीं पर पृथ्वी राज कछवा की भी छतरी है। देखिए पृथ्वीराज कछवा जो है उनकी भी छतरी कहाँ पे ही है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, 32 खंभों की छतरी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे। देखिए 2 तो हडा रानी कर्मावती से थे और 2 द्वितीय पत्नी से थे। प्रथम पुत्र जैसे रतन सिंह, द्वितीय की बात करें भोजराज। ये भोजराज वही भोजराज है जिनका विवाह किसके साथ होता है, मीराबाई के साथ होता है, परंतु इनको 1523 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है। विक्रमादित्य और महाराणा उदय सिंह। अब इससे आगे इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।